हेलो दोस्तों, आज मैं अ क्वाइट प्लेस डे 1 को एक्सप्लेन करूंगी, जो कि इससे पहले आए 2 पार्ट्स का प्रीक्वल है। अगर आपने इसके पहले के 2 पार्ट्स को नहीं देखा है तो आप मेरे एक्सप्लेनेशन वीडियो को देख सकते हैं। मैंने एक ही वीडियो में दोनों पार्ट्स को कवर किया है। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है माइकल सरनोस्की ने। इसकी IMDb रेटिंग है 6.3 आउट ऑफ 10। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। तो कहानी की शुरुआत एक नोट से शुरू होती है, जिसमें हमें बताया जाता है कि न्यूयॉर्क सिटी ऑन एन एवरेज 90 डेसिबल वॉल्यूम ऑफ कांस्टेंट स्क्रीम में नॉइज को जनरेट करता है। आगे हमें सैम नाम की एक औरत को दिखाया जाता है, जो कि एक कैंसर पेशेंट है और अपने बीमारी के चलते वो हमेशा निराश रहती है। सैम अपनी बिल्ली फ्रोडो के साथ न्यूयॉर्क शहर के बाहर बने एक हॉस्पिस में रहती थी। रूबिन नाम का नर्स, जो कि वहाँ काम करता था, वो सैम को मैनहट्टन के एक पपेट शो में बाकी के पेशेंट्स के साथ चलने को कहता है, पर सैम नहीं जाना चाहती थी। रूबिन उसे सिटी में पिज्जा खिलाने के बहाने उसे चलने के लिए मना लेता है। पपेट शो के बाद सैम पिज्जा खाने की जिद करती है, पर रूबिन उसे मना करता है क्योंकि सिटी में कुछ प्रॉब्लम थी और वो सब जल्द से जल्द वहाँ से निकलना चाहते थे। पर सैम उससे जिद करती है। रूबिन उसे किसी तरह से मना के बस में बिठा देता है। तभी हम उन क्रिएचर्स को आसमान से उतरते देखते हैं और एक बहुत जोरदार धमाके में सैम अपने ग्रुप से बिछड़ जाती है। थोड़ी देर बाद एक एम्बुलेंस को एक क्रिएचर सैम के आंखों के सामने डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि एम्बुलेंस की आवाज उस क्रिएचर को अट्रैक्ट कर रही थी। एक बहुत बड़े ब्लास्ट के बाद सैम की आंख पपेट थिएटर के अंदर हेनरी के सामने खुलती है, जो कि उसे चुप रहने को कहता है। हम हेनरी को इससे पहले अ क्वाइट प्लेस पार्ट 2 में देख चुके हैं। हेनरी ही उस आइलैंड का लीडर था जहाँ पे ये क्रिएचर्स पहुंच नहीं पाए थे। तो यहाँ मैं इन क्रिएचर्स के बारे में कुछ डिटेल्स बता दूं। ये क्रिएचर देख नहीं सकते, पर इनकी सुनने की शक्ति हम इंसानों से कई ज्यादा है और ये आवाज को ही फॉलो करते हैं अपने शिकार को मारने के लिए। इसके पहले के पार्ट्स में हमें ये भी बताया गया था कि ये क्रिएचर्स तैर नहीं सकते। खैर, पपेट थिएटर के अंदर सैम को रूबिन और फ्रोडो भी मिल जाते हैं। थोड़ी देर बाद US मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स के जरिए सिविलियंस को शांत रहने और छुपे रहने को कहते हैं, जब तक कि अथॉरिटी कोई डिसीजन ना ले ले। कुछ देर बाद फाइटर जेट्स द्वारा अथॉरिटी के गाइडेंस में मैनहट्टन से बाहर निकलने वाला एकमात्र ब्रिज को तोड़ दिया जाता है, ताकि वो क्रिएचर्स दूसरे सिटी में ना जा सके। ये देख के एक आदमी काफी जोर से चिल्लाने लगता है। हेनरी उसे चुप कराने के चक्कर में गलती से उसे मार डालता है। उस रात सिटी के पावर सप्लाई को भी कट कर दिया जाता है, जिसके वजह से उस बिल्डिंग का इमरजेंसी जनरेटर का अलार्म जोर से बजने लगता है। रूबिन उस जनरेटर को बंद कर देता है, पर उसके शर्ट के फंस के फटने के आवाज से एक क्रिएचर उसे सैम के आंखों के सामने मार देता है। रूबिन सैम का एकमात्र दोस्त था। अब सैम डिसाइड करती है कि वो हार्लेम में पिज्जा खाने जाएगी। एक्चुअली सैम के बचपन में उसके पिता उसे पिज्जा खिलाने हार्लेम में ले जाते थे, जहाँ उनका शो हुआ करता था। सैम वैसे भी बहुत बीमार थी और कुछ दिनों में वो वैसे भी मर जाती, और अब उसका एकमात्र दोस्त भी मर चुका था। उसके लाइफ में जिंदा रहने का कोई मकसद नहीं बचा था। इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो अपना लास्ट विश पूरा करेगी और वो फ्रोडो को अपने साथ लेके वहाँ से निकल जाती है। आगे मिलिट्री द्वारा अनाउंसमेंट किया जाता है कि साउथ स्ट्रीट सी पोर्ट की तरफ सिविलियंस के इवैक्यूएशन को प्रिपेयर किया जा रहा है। अनाउंसमेंट के बाद सारे लोग जो छुपे हुए थे वो सब एक साथ साउथ के तरफ बढ़ने लगते हैं, जिससे काफी सारा नॉइज क्रिएट होता है और क्रिएचर उन पर हमला कर देते हैं। भागा दौड़ी में सैम और फ्रोडो बिछड़ जाते हैं। आगे एरिक, जो कि एक इंग्लिश लॉ स्टूडेंट था, वो एक फ्लडेड सबवे स्टेशन से निकल के फ्रोडो से मिलता है और फ्रोडो को फॉलो करते हुए सैम तक पहुंचता है। सैम उसे साउथ की तरफ जाने को कहती है, जहां सब जा रहे थे, पर एरिक इतना डरा हुआ था कि वो सैम को फॉलो करते हुए उसके अपार्टमेंट तक पहुंच जाता है, जहां एरिक डिस्कवर करता है कि सैम अच्छी पोएट्री लिखती
है। नेक्स्ट डे सैम एरिक को बिना बताए हार्लेम की तरफ निकल जाती है, पर एरिक उसका पीछा करते हुए उसे ढूंढ लेता है। दोनों आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं, पर सैम गलती से एक क्रिएचर को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। दोनों एक फ्लडेड सबवे से होते हुए बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। बचते हुए वो एक और क्रिएचर को अपने पीछे पाते हैं, जिसके वजह से उन्हें अंडर वाटर होते हुए खुद को बचाना पड़ता है, जिसमें सैम जख्मी हो जाती है, पर वो बचने में कामयाब होते हैं और वो क्रिएचर जैसा कि तैरना नहीं जानता था वो डूब जाता है। आगे वो एक चर्च में पहुंचते हैं, जहां सैम को छोड़ के एरिक उसके लिए पेन किलर्स लेने जाता है। रास्ते में वो फ्रोडो को बचाते हुए कंस्ट्रक्शन साइट में डिस्कवर करता है कि ये क्रिएचर कुछ ऑर्गेनिक अंडे जैसा कुछ चीज खाते हैं। वो किसी तरह फ्रोडो को बचा के वहाँ से निकल जाता है। आगे सैम एरिक को अपनी लास्ट विश बताती है कि कैसे उसके पिता उसे बचपन में हार्लेम ले जाते थे, जहाँ पे उनका एक क्लब में जैज का कॉन्सर्ट होता था। शो के बाद वो पैटसीज में पिज्जा खाते थे और सैम मरने से पहले फिर से वो सब करना चाहती थी। एरिक सैम की ये विश पूरी करता है और वो उसे एक क्लब में ले जाता है और दूसरे स्टोर से वो पिज्जा भी ले आता है और सैम को खुश करने के लिए वो कुछ कार्ड ट्रिक्स भी परफॉर्म करता है। आगे सैम और एरिक साउथ की तरफ बढ़ते हैं ताकि वो भी वहाँ से निकल सके, पर बोट की आवाज के वजह से वो क्रिएचर्स भी वहाँ पहुँच गए थे। इसीलिए सैम अपना फेवरेट स्वेटर और फ्रोडो को एरिक को दे देती है और खुद वो क्रिएचर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है ताकि सैम फ्रोडो के साथ वहाँ से निकल सके। वो वहाँ खड़े कार्स के डोर्स को स्मैश करते हुए क्रिएचर से खुद को बचा लेती है। दूसरे तरफ एरिक फ्रोडो को लेके पानी में कूद जाता है और हेनरी उसे बोट में उठा लेता है। एरिक को सैम के स्वेटर के पॉकेट से एक नोट मिलता है जिसपे उसने लिखा था कि फ्रोडो का ख्याल रखना और थैंक्स उसे फिर से जीना सिखाने के लिए। आगे हम सैम को देखते हैं जो अकेली स्ट्रीट पे बेफिक्र होके चलती जा रही थी। सैम ने अपना एयर प्लग अपने कानों में लगाया हुआ था और वो अपने आईपॉड से गाने सुन रही थी। कुछ देर बाद वो आईपॉड को अनप्लग कर देती है ताकि क्रिएचर उसे आके अटैक कर सके और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो इस मूवी के एंड में ये क्लियर नहीं किया गया है कि सैम की डेथ हो गई या फिर नहीं। जैसा कि सैम ने अपने नोट में लिखा था कि एरिक ने उसे दोबारा जीना सिखा दिया, तो हो सकता है कि उसने उन क्रिएचर्स के साथ डील करना सीख लिया हो और वो अब उन क्रिएचर से अकेले ही उस शहर में लड़ रही हो ताकि वो वहाँ से निकल सके। और वैसे भी पार्ट 2 में हमने देखा था कि रेगन ने अपने इम्प्लांट को रेडियो स्टेशन के माइक्रोफोन पर ही छोड़ दिया था, तो हो सकता है कि सैम ने उस रेडियो स्टेशन का सही फ्रीक्वेंसी पकड़ लिया हो और वो बस उन क्रिएचर्स को अपने पास बुला के उन्हें मार रही हो। खैर जो भी होगा वो हमें अगले मूवी में पता चलेगा। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो भूले बिना वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।